नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत की तरह ही इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से शुरुआत करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधार ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की कामना की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का बाधा धागा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। और मेरा लोगों से भी अपील है, ये लोकतंत्र का पर्व है। और वही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला विधानसभा से उम्मीदवार चुने जाने पर शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनकी पत्नी भी मौजूद रही। वही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने उन्हें विश्वास जताकर फिर से उम्मीदवार चुना है और उन्होंने अपने काम के आधार पर जनता से भी जाकर वोट मांगेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार अंबाला शहर विधानसभा सीट से असीम गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद असीम गोयल ने अंबाला शहर के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर दिन की शुरुआत की। इस दौरान भारी संख्या में इकट्ठी हुई महिलाओं ने परिवहन मंत्री असीम गोयल को तिलक कर विजयी आशीर्वाद दिया। वहीं शहर के धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने के बाद असीम गोयल अपने पैतृक गांव न्योला पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ उनका जोरदार तरीके से और भव्य तरीके से स्वागत किया। बड़ी ऐतिहासिक धरती है, मां अंबा की पावन धरती है। गुरु महाराज की चरण छू प्राप्त है इस धरती को और ये मेरा सौभाग्य है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल भी इसी विधानसभा में पढ़ते हैं, लखनौर साहब में। और हमारे चाहे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हो, ये बहुत धार्मिक नगरी है अंबाला। और आज उन सब से आशीर्वाद लेके उन सब जगहों पे माथा टेक के अपने इस जो पार्टी ने तीसरी बार विश्वास किया, जो कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर तीसरी बार कमल खिलाने का संकल्प हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने लिया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। आज इसलिए शुभ काम में जो है उसका शुभारंभ इन सब जो पवित्र जगहों पर, धार्मिक जगहों पर जाकर दर्शन करके अपना शीश नवाकर जो है
हमने शुरुआत की। और वहीं रतिया में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। टिकट न मिलने से नाराज रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को यह इस्तीफा भेजा गया है। वह इस्तीफे का पत्र भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ये पत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नेता के इस्तीफे की जो ये एक तरह से कहे लेटर है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, चाहे वो रणजीत चौटाला का जिक्र कर लें, नवीन गोयल का जिक्र कर लें, सभी ने सूची जारी करने के बाद इस्तीफा दे दिया है। और वहीं अटेली से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट देने से कुलदीप यादव के समर्थक में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज कुलदीप यादव और उनके समर्थक ने कहा कि 2 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये तस्वीर अटेली से दिखा रहे हैं, जहां अटेली से आरती राव को टिकट मिला है। वहीं कुलदीप यादव के समर्थक इससे बेहद नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आरती राव जो है वो राव इंद्रजीत की बेटी है। टिकट मिलने के बाद से तमाम लोग नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार बनाने की हमारी सबकी योजनाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, हम सब संगठित होकर, जैसे ये हमारे साथी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जैसे जो निर्णय करेंगे, अभी जो बताया 2 दिन बाद में जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के या जो कार्यकर्ता जैसे निर्देश देंगे हम वैसा काम करेंगे। अगर कार्यकर्ता आरती राव को उम्मीदवार बनाया गया है, कुलदीप यादव स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखो, अभी हम ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी का हम संगठित परिवार है और संगठन में रहने की विचारधारा हमारी है। क्या चुनाव लड़ेंगे? ये सब कार्यकर्ताओं का फैसला। मैं एक गांव का किसान का, मैं एक शोषित पीड़ित परिवार से हूं। मैं एक गांव का एक निमित्त बच्चा हूं। मेरा कल्पना में से बाहर था कि मैं विधानसभा और वह विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के साथ ही इस्तीफे का जो दौर है वो शुरू हो गया है। रेवाड़ी से डॉक्टर सतीश खोला ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। सतीश खोला ने पीपीपी हरियाणा के कोऑर्डिनेटर पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मण जी को बधाई, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन जनता की डिमांड पर, मेरे कार्यकर्ताओं की डिमांड पर मैं रेवाड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। कई वर्षों से पार्टी के लिए मैंने काम किया। 2009 में कोसली से चुनाव लड़ा था, 20,000 से ज्यादा मेरी वोट आई थी। उसके बाद मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। अनेकों बार मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे संगठन का काम दिया, जिला अध्यक्ष का काम दिया, मैंने निभाया। अनेकों रैलियों का काम दिया, मैंने निभाया। परिवार पहचान पत्र में जब बहुत बड़ी समस्या आ गई थी तब मुझे काम दिया गया, उसको भी हमने दुरुस्त करके दिया। जब जब पार्टी को एक कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी, हमने आगे होकर के पार्टी का काम किया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होते ही भाजपा हिसार में भगदड़ मच गई। सबसे ज्यादा हिसार, बरवाला और उगलाना में विरोध हो रहा है। हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने के विरोध में हिसार में जिंदल समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। समर्थकों ने जिंदल हाउस में डेरा डाल दिया है। वे सावित्री जिंदल से अपील कर रहे हैं कि वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ें। समर्थकों ने कहा है कि सावित्री जिंदल का चुनाव हिसार की जनता खुद लड़ेगी। वहीं जिंदल हाउस में लोग स्वर्गीय ओपी जिंदल के पोस्टर लेकर आए हुए हैं और वही सावित्री जिंदल से नामांकन भर निर्दलीय चुनाव में उतरने को कहा है।
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी में इस्तीफे का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता आदित्य चौटाला ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आदित्य चौटाला HSAN बोर्ड के चेयरमैन थे और बोर्ड डबवाली से बीजेपी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पहली लिस्ट में नाम न आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना से नामांकन किया। इस मौके पर उनके साथ नैना चौटाला भी मौजूद रहीं। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और एएसपी मिलकर हरियाणा की तकदीर बदलेंगे और इसी के साथ साथ उन्होंने साथ ही कहा कि गठबंधन प्रदेश को युवा नेतृत्व देगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन होता है या नहीं होता है, ये तो होने के बाद पता चलेगा। और उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़े मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूं, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा। मगर यही उचाना है जो 40 साल एक और वही हरियाणा प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वही प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्र के एसडीएम सुरेंद्रपाल और एसएचओ श्री भगवान ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है उसके साथ कुल 4 व्यक्ति ही अंदर आ सकते हैं। उनको अपना वाहन कार्यालय से 100 गज की दूरी पर खड़ा करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि जगह जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं, साथ ही हर एक वाहन की जांच की जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की जा रही है, जो कि चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की तिथि आ गई है, शुरू हो गए हैं। इसमें चुनाव आयोग के आदेश अनुसार कैंडिडेट 3 गाड़ियां अपने साथ ला सकता है और कैंडिडेट समेत 4 आदमी नॉमिनेशन के लिए अंदर जा सकते हैं। इसी व्यवस्था को रखते हुए हमने जो कैंडिडेट अपने साथ जिलसे जुलूस के अंदर या अन्य व्यक्तियों के साथ आएगा उसके लिए यहाँ बीडीपीओ कार्यालय है हमारा इंद्री में, वहाँ पार्किंग व्यवस्था की गई है और वहां से कैंडिडेट अपने साथ 3 गाड़ियां लेकर के यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद में कैंडिडेट और उसके साथ 4 अन्य व्यक्ति अंदर नॉमिनेशन के लिए जा सकते हैं। यही अनुमति है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर। एसएसजी हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी है और अभी 11 बजे नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 12 तक नॉमिनेशन की डेट है और 13 को स्क्रूटनी की जाएगी और 16 को विड्रॉल है और शिमला अलॉटमेंट। हमने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर सारी कानून व्यवस्था की तैयारी कर ली है। 100 मीटर से अंदर कोई गाड़ी आएगी नहीं, सिर्फ कैंडिडेट की गाड़ी आएगी और मैक्सिमम 3 गाड़ी अलाउड है और ऊपर कैंडिडेट जो पर्चा देगा भरेगा उसके लिए मैक्सिमम टोटल 5 बंदे अलाउड है विद कैंडिडेट। हमने पुख्ता तैयारी की है, बाकी आपसे में सहयोग की उम्मीद है। उम्मीद है कि सारे मिलकर अच्छा काम करेंगे। पीसफुल एरिया है, अच्छा है। कैंडिडेट के लिए हमें सभी से ये अनुरोध है कि जो भी एमसीसी के दिशा निर्देश है उनका अच्छी तरह से पालन करें ताकि हम अच्छा माहौल में इलेक्शन करा सकें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 12 सितंबर तक के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि पुढ़ाना, नूह, फिरोजपुर, झिरका विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन फॉर्म
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर भरे जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने साथ ही कहा कि प्रत्येक कार्य दिवस और शनिवार के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। केवल रविवार को ही छुट्टी रहेगी। तो जैसा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना आज से हो गई है, तो उसके कारण आज से 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। नूह जिले के अंदर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती है हमारी, नूह 79, 80 फिरोजपुर जिरका और 81 पुनाना। तो जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन का समय रहता है। तो हमारा नामांकन तीनों एसडीएम ऑफिस में चल रहा है, तीनों जगह पे, नूह, पुनाना और फिरोजपुर जिरका में। तो आज की रिपोर्ट है कि आज अभी तक तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी नामांकन प्राप्त। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का पहला दिन था। कालावली उपमंडल कार्यालय में उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश टीम के साथ सुबह से ही मौजूद रहे, लेकिन एक भी नामांकन नहीं हुआ। हालांकि चुनाव आयोग के आदेशों पर पूरे प्रबंध व इंतजाम किए गए थे। पूरा दिन अधिकारी नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक भी उम्मीदवार नामांकन नहीं दाखिल करने पहुंचा। आज नॉमिनेशन का पहला दिन था और आज एक भी नॉमिनेशन हमारे पास नहीं आया है। हालांकि एक फॉर्म हमारे सभी कैंडिडेट लेके गए हैं, परंतु आज के दिन हमारे सूचना सुन रहे हैं। तो नॉमिनेशन के लिए पुख्ता प्रबंध क्या रहेंगे जी? ये सारे इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की व्यवस्था की गई है, वैलिडिटी की व्यवस्था की गई है। हमारे सभी टीम्स तैयार हैं, सभी टेलर्स तैयार हैं। जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है 11 से 3 के बीच में। और वही कलावली चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय दी है। लोगों ने कहा है कि विकास नहीं हुआ। इसके साथ ही लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि अब की बार ऐसे विधायक का चुनाव करेंगे जो कि लोगों के बीच रहे और लोगों के काम करे। लोगों ने कहा है कि ऐसे नेता को चुनेंगे जो कि नशे की समस्या पर रोक लगाए, कालावली के विकास की ओर ध्यान दे। और इसी के साथ साथ लोगों ने कहा कि अब की बार सरकार किसी की भी बने, हमारा विकास होना चाहिए। आपको बता दें कि कलावली में बहुत से मुद्दे हैं। नेता लोग वोटों के समय आते हैं और जीतने के बाद लोगों की सुनते तक नहीं है। इसको लेकर भी लोगों ने अपनी राय दी है। कैंडिडेट अभी आए हैं तो ज्यादा लहर तो जल्दी की चल रही है इस टाइम, क्योंकि लोगों के पर्सनल लिंक भी है, घर पे आके उसने हर लोगों से मेल मिलाप किया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बीजेपी ने उसको टिकट भी दी है, अपना उम्मीदवार भी उतारा है। तो अभी तक तो यही जान सकते हैं, आगे देखो। मुख्य समस्या तो एक तो है जी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वाटरवर्क काफी सालों से पहले का बना हुआ है, ड्यू से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और भारी समस्या पानी की है। इसके लिए वाटरवर्क अच्छे बनना चाहिए, पुराना वाटरवर्क होना चाहिए, इसमें पानी की समस्या का हल होगा। बहुत भारी समस्या है पानी की पीने की। और एक नशे की समस्या ज्यादा है। नशे की कोई कंट्रोल नहीं हो रहा किसी की सरकार। काफी एमएलए आके बन भी गए, चले गए, कई सरकारें आ गई, पर नशे की कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर जीतते हैं तो देखो काफी मंडी के लिए बढ़िया है। उन्होंने बिना जीते हुए भी मंडी के काफी काम करवाए और पहले भी करवा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान के तबादले की मांग उठाई है। आपको बता दें सुशील सारवान के तबादले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सुशील सारवान बीजेपी की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार संतोष सारवान के बेटे हैं और इसलिए कांग्रेस ने उनका तुरंत प्रभाव से तबादला किए जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने आईएएस अधिकारी सुशील सारवान पर लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। और वहीं अंबाला में गणेश महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अंबाला में सहारनपुर रोड पर हर साल भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर अपने कामों में लगे हुए हैं। यहीं से हर साल लोग भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर ले जाते हैं और घरों पर रखते हैं। वहीं मूर्तिकारों की माने तो उनका कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां ये काम कर रही हैं। उन्होंने कुछ मूर्ति से बनाना शुरू किया था, जो कि अब गणेश महोत्सव पर 600 से 700 तक पहुंच गया है। ये गणपति हर साल जो बनाते हैं हम, हमारे घर की फैमिली जैसे 7-8 महीना पहले छोटे पीस से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 फीट से लेके 8, 9, 10 फुट तक पीस बनाते हैं हम।
जैसे ऑर्डर आता है जैसे 8, 9, 10 फुट तक बनाते हैं पीस, छोटे पीस से लेके बीच में 2, 2.5 फुट का बनाते हैं। शुरुआत में जहां पर आई थी तो हमारे जैसे जो फौजी आर्मी एरिया था, उनमें जो महाराष्ट्र के लोग थे, इनके जहां पर इतनी टेंट के अंदर इतनी जानकारी नहीं थी कि गणपति उत्सव होता क्या है, तो महाराष्ट्र के कोई फौजी लोग थे, उनने जो मेरा साईं बाबा का छोटी छोटी मूर्तियां बनाता था, उनने ऑर्डर दिया। मैं 2 मूर्ति लाया, 3 लाया, 4 लाया, पर इस टाइम पे गणपति बाबा की इतनी मेहर है फौज के अंदर भी और अपने सिविल के। यहाँ पे 20-25 साल हो गए, मेरे मम्मी पापा बनाते हैं, मेरा जन्म भी यहीं का है, मैं भी बड़ी हो गई मूर्तियों का काम ही कर रही हूँ। गणपति हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है। कल 6 तारीख है, कल 6 तारीख से 7 तारीख को उठने स्टार्ट हो जाएगी। हाँ आते हैं, ये बड़ी मूर्तियाँ सारी बुकी नहीं है, लोगों के लिए बना रखी है मूर्तियाँ। हम जैसे कलर करे जैसे ये बना लेते हैं, कोई जरी का आंखों का काम हो, नाखून पालिश हो, वो काम छोटी मोटी टचिंग हम कर लेते हैं। मशीन का पेंट भी हम ही कराते हैं, मूर्ति भी हम ही बनाते हैं। यहाँ से जैसे हम अब लोग खरीदने तो बुक करवाते हैं, पहले बुक करवा के फिर 6 तारीख को 7 तारीख को बैठे करते बुक। होली के बाद से काम स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब जब उठ जाएगी मूर्तियाँ, सारे तंबू खाली खाली हो जाए, सुना सुना लगता है इनके बिना। इनके बाद फिर कोई खास काम नहीं है, फिर साल भर का वापिस ये त्योहार आएगा। दुर्गा माता की मूर्तियां भी बनाते हैं हम। मेरा नाम मनोज बंसल है जी। देखो गणेश उत्सव आया है, हर साल मैं ये मूर्ति लेके जाता हूँ। 7 तारीख को लेके जाता हूँ, 14 तारीख को प्रवाहित होती है और मेरी हर मनोकामना गणेश जी की कृपा से पूरी होती है। इस साल भी मैं लेके जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे दिल में तमन्ना है, जो मेरी कामना है, वो पूरी हो। मेरी सिस्टर रहती है एक्चुअली बॉम्बे में, वो रखती थी ये गणेश जी की मूर्ति। मैंने वहां से प्रोत्साहित होके ये रखना शुरू किया। 7-8 साल हो गए मुझे। वो पतले 20 साल से रख रही है। मैं देखने आया हूँ, इसको फाइनल करके फिर मैं परसों सुबह लेके जाऊँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।